भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखने की शुरुआत अहमदाबाद के किले से की थी। वहीं 13 अप्रैल 1944 को नेहरू जी की जेल में लगभग 20 महीने पूरे हो चुके थे। हम भी नेहरू जी की किताब के सारांश की शुरुआत यहीं से करने जा रहे हैं। उनकी जेल में बंद हुए कितने दिन हो चुके थे, उस बात का अंदाजा नेहरू जी चांद को देखकर लगाया करते थे। इसी दौरान उन्हें भारत में भयंकर भूखमरी की खबर मिली। उस समय भारत के मालाबार, बीजापुर, रायपुर, उड़ीसा और देश के सबसे अमीर और उपजाऊ राज्य बंगाल में हर दिन हजारों आदमी, औरत और बच्चे खाने पीने की कमी की वजह से मौत का शिकार हो रहे थे। उस समय भारत की ब्रिटिश सरकार भूखमरी से जूझ रहे बंगाल और देश के दूसरे इलाकों में रह रहे लोगों की मदद करने की बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पूरी दुनिया उस समय दूसरे विश्व युद्ध से जूझ रही थी और युद्ध के मैदान में लाखों लोगों की जानें जा रही थीं। लेकिन युद्ध के मैदान में होने वाली मौतों के पीछे एक कारण और भी था। वहीं बंगाल और आसपास के इलाकों में मौत का शिकार हो रहे भारतीय केवल ब्रिटिश अधिकारियों की नाकामी और निकम्मेपन का नतीजा था। आखिरकार जब देश विदेश में ब्रिटेन की सरकार की आलोचना और उनके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे तो उन्होंने कुछ कदम उठाने की सोची, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और करोड़ों भारतीय भूखमरी की वजह से मौत के मुंह में समा गए थे। कहा जाता है कि बंगाल और आसपास के इलाकों के लिए जो राशन इकट्ठा किया गया था वो ब्रिटेन ने युद्ध में लड़ने वाले अपने सैनिकों के लिए बचाकर रख लिया। इस वजह से बंगाल और आसपास के इलाकों में भूखमरी फैल गई। हालांकि भारत के इस मुश्किल दौर में अमेरिका और इंग्लैंड के कुछ अमीर लोगों ने सहयोग किया। इसके साथ ही चीन के गवर्नर ने भी भारत के लिए मदद भेजी थी। गौरतलब है कि चीन खुद उस समय युद्ध से जूझ रहा था और उसके पास संसाधनों की काफी कमी थी। इसके बावजूद चीन के गवर्नर ने भारतीय लोगों के दुख को समझते हुए मदद भेजी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी लिखते हैं कि भारत इन मुश्किल हालातों को पैदा करने वाले और इन मुश्किल हालातों में उनकी मदद करने वाले लोगों को कभी नहीं भूल सकता है। नेहरू जी जब जेल में थे तो उस समय पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध से जूझ रही थी। नेहरू जी दूसरे विश्व युद्ध को लोकतंत्र की जंग का नाम देते हैं। नेहरू जी याद करते हुए लिखते हैं कि कैसे जब फांसीवादी इटली और नाजी जर्मनी की शुरुआत हो रही थी तो इंग्लैंड के ताकतवर नेता उनकी दबी हुई जबान से सराहना किया करते थे। नेहरू जी बताते हैं कि मार्च 1936 में उन्हें इटली के फांसीवादी नेता बेनिटो मुसोलिनी ने इटली आने की दावत दी थी, मगर उन्होंने मुसोलिनी के स्नेह न्योते को ठुकरा दिया था। नेहरू जी कहते हैं कि उस दौर में इंग्लैंड के कई नेता मुसोलिनी के सरकार चलाने के तरीके और विचारों से बेहद प्रभावित थे। इसी तरह 2 साल बाद नेहरू जी के पास जर्मनी की नाजी सरकार ने भी उनके देश आने का न्योता भेजा। जर्मनी की नाजी सरकार ये बात जानती थी कि नेहरू जी उनके विचारों के खिलाफ हैं, मगर जर्मनी की सरकार नेहरू जी को जर्मनी के हालात दिखाना चाहती थी, क्योंकि उस समय जर्मनी तेजी से प्रगति कर रहा था। लेकिन एक बार फिर अपने विचारों पर टिके रहते हुए नेहरू जी ने नाजी जर्मनी का दौरा करने से इनकार कर दिया। ये दौरा करने की बजाय नेहरू जी ने उस समय चेकोस्लोवाकिया का दौरा करने का फैसला किया। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने चेकोस्लोवाकिया पर ध्यान नहीं दिया था, जिसका फायदा उठाते हुए जल्द ही नाजी जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करने की कोशिश की। चेकोस्लोवाकिया संकट के दौरान नेहरू जी ने देखा कि फ्रांस और ब्रिटेन के अधिकारी जिस तरीके से हिटलर और नाजी जर्मनी की चापलूसी कर रहे थे, उसके लिए शायद चापलूसी शब्द भी बहुत कमजोर पड़ जाए। लंदन, स्विट्जरलैंड, पेरिस और जिनेवा में बैठे अधिकारियों के मन में केवल हिटलर के लिए भय ही नहीं था, बल्कि वो मन ही मन उसकी तारीफ भी कर रहे थे। वहीं कुछ ही सालों में हालात पूरी तरीके से बदल गए और जो लोग हिटलर, मुसोलिनी, नाजीवाद और फांसीवाद से प्रभावित थे और जो लोग चीन में जापानी हमले का विरोध नहीं कर रहे थे, आज लोकतंत्र का झंडा ऊंचा करके खड़े हुए नाजीवाद, फांसीवाद का विरोध कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर नेहरू जी थे, जिन्होंने फांसीवाद और नाजीवाद के खतरनाक चेहरे को पहले ही पहचान लिया था। जिस तरीके से दुनिया में कई लोग नाजीवाद और फांसीवाद का समर्थन कर रहे थे, उसी तरह हिंदुस्तान में भी ऐसे कई लोग थे जो नाजीवाद और फांसीवाद से प्रभावित थे। ऐसे लोग हिंदुस्तान की सरकार में भी शामिल थे। नेहरू जी लिखते हैं कि युद्ध के हालात बदलने पर ये हिंदुस्तानी लोग भी नाजीवाद और फांसीवाद के विरोधी हो गए थे, मगर यदि युद्ध के हालात न बदलते तो पता नहीं ये लोग आगे चलकर क्या कर बैठते। नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत से
कई साल पहले ही उन्हें इस भयंकर युद्ध के होने का अंदाजा हो गया था। इसके लिए उन्होंने सोचना, विचारना और लिखना भी शुरू कर दिया था। नेहरू जी चाहते थे कि भारत इन महत्वपूर्ण जंग में एक अहम भूमिका अदा करे। वहीं इस महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करने के लिए ये बेहद जरूरी था कि भारत एक आजाद देश बने। यही सोच भारतीय कांग्रेस की भी थी। वो पिछले कुछ सालों से एक ऐसा संगठन बनकर उभरी थी जिसने नाजीवाद, फांसीवाद के खिलाफ आवाज उठाई। उसके साथ ही साम्राज्यवाद का भी विरोध किया। इसी तरह भारतीय कांग्रेस ने रिपब्लिक ऑफ स्पेन, चेकोस्लोवाकिया संकट और चीन के लिए भी आवाज उठाई थी। नेहरू जी आगे लिखते हैं कि पिछले 2 सालों के दौरान कांग्रेस को अवैध घोषित किया जा चुका था। भारतीय कांग्रेस के लगभग सभी नेताओं को जेल में भर दिया गया था और कांग्रेस के हर कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई थी। 4 सितंबर सन 1935 के दिन अचानक जवाहरलाल नेहरू जी को अल्मोड़ा के पहाड़ों में स्थित जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया था। वहीं जवाहरलाल नेहरू को अचानक से इसलिए रिहा करने का फैसला किया गया था क्योंकि उनकी पत्नी कमला नेहरू की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। कमला नेहरू उस समय जर्मनी के एक अस्पताल में अपना इलाज करवा रही थीं। तब नेहरू जी आनन फानन में ट्रेन और हवाई जहाज के जरिए जर्मनी में अपनी पत्नी कमला नेहरू के पास जा पहुंचे। नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि उनके जर्मनी पहुंचने के बाद कमला की सेहत में थोड़ा सुधार हुआ। इसके साथ ही डॉक्टरों ने भी नेहरू जी को ये भरोसा दिलाया कि वाकई कमला की सेहत में सुधार हो रहा है। जर्मनी में अपनी पत्नी के पास पहुंचने के बाद नेहरू जी कहते हैं कि जब वो वहां पहुंचे तो उनकी पत्नी के चेहरे पर एक बहादुरी भरी मुस्कान थी। हालांकि वो बेहद कमजोर हो चुकी थीं और नेहरू जी कभी कभी उनके पास बैठकर उन्हें किताब पढ़कर भी सुनाया करते थे। नेहरू जी के यूरोप में आने की खबर सुनकर इंग्लैंड के कई दोस्त उन्हें लंदन आने का न्योता भेज रहे थे। अपनी पत्नी की हालत में सुधार होते हुए देखकर नेहरू जी ने कुछ दिनों के लिए इंग्लैंड जाने का फैसला किया। कुछ दिनों के बाद नेहरू जी इंग्लैंड से वापस आ गए। सन 1935 की सर्दियों का मौसम आ चुका था और क्रिसमस का त्योहार नजदीक था। नेहरू जी को जर्मनी का नाजी माहौल बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, मगर नेहरू जी अपनी पत्नी कमला के साथ जर्मनी के जिस इलाके में रुके हुए थे वहां पर नाजी सरकार का बहुत ज्यादा प्रभाव नजर नहीं आता था। कमला की तबीयत में थोड़ा और सुधार होने के बाद नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा के साथ अपनी पत्नी समेत स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में आगे का इलाज करवाने का फैसला किया। स्विट्जरलैंड का ये शहर नेहरू जी के लिए थोड़ा ज्यादा जाना पहचाना था और इंदिरा के लिए एक स्कूल भी नजदीक ही मौजूद था। स्विट्जरलैंड आने के बाद नेहरू जी को खबर हुई कि भारत में उन्हें दोबारा से भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनने का फैसला किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष के पद का कार्यभार संभालने के लिए उन्हें अप्रैल में भारत जाने की जरूरत थी। नेहरू जी ने अपनी पत्नी के डॉक्टर और खुद कमला से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल की। डॉक्टरों ने कहा कि नेहरू जी भारत जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत अब काफी स्थिर है। कमला जी ने भी नेहरू को भारत जाकर भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता संभालने के लिए कहा, मगर जल्द ही नेहरू जी को ये खबर हुई कि कमला को उनका भारत जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इधर नेहरू जी भारत जाने के लिए अपनी फ्लाइट की बुकिंग भी कर चुके थे। तभी कमला के डॉक्टरों ने नेहरू जी से उनकी भारत यात्रा को 10 से 12 दिन के लिए रोक देने के लिए कहा। अब नेहरू जी ने डॉक्टरों से ऐसा करने का कारण पूछा तो उन्होंने उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बताया। हालांकि कमला को देखकर नेहरू जी को यह अंदाजा हो गया था कि वो शारीरिक रूप से भले ही कमजोर न दिख रही हों, लेकिन मानसिक स्तर पर वो काफी कमजोर हो चुकी हैं। कमला जी को उस समय बहुत ज्यादा आघात पहुंचा जब उन्हें ये खबर हुई कि उनके साथ अस्पताल में भर्ती एक लड़के की मौत हो गई है। वहीं नेहरू जी ने उस दौरान डॉक्टरों के कहने पर अपनी फ्लाइट की बुकिंग रद्द कर दी थी। नेहरू जी देख रहे थे कि कमला की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हालांकि 28 फरवरी 1936 के दिन कमला जी ये दुनिया छोड़कर चली गईं। कमला जी की मौत के समय उनके साथ नेहरू जी, उनकी बेटी इंदिरा और विश्वसनीय दोस्त एम अटल जी मौजूद थे। कमला जी का अंतिम संस्कार स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में कर दिया गया और नेहरू जी अपनी पत्नी की अस्थियों के साथ भारत लौट आए। कमला की मौत के बाद जेल में रहने वाले नेहरू जी के कई दोस्त उनको सांत्वना देने के लिए लुसाने आए। इसके अलावा यूरोप के कई महत्वपूर्ण अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भी उनके पास शोक संदेश भेजे। ऐसा ही एक शोक संदेश इटली के फासिस्ट राष्ट्रपति बेनिटो मुसोलिनी की ओर से भी आया। बेनिटो मुसोलिनी ने पहले भी जवाहरलाल नेहरू से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, मगर नेहरू जी का इरादा मुसोलिनी से मिलने का बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल नेहरू जी
मुसोलिनी के फासिस्ट प्रोपेगेंडा से अच्छी तरह परिचित थे और उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मगर अपनी भारत यात्रा के लिए नेहरू जी को इटली की राजधानी रोम से होकर गुजरना था और इसलिए वो मुसोलिनी को नाराज भी नहीं करना चाहते थे। मुसोलिनी और उनके बीच किसी भी तरह की गलतफहमी की संभावना को खत्म करने के लिए नेहरू जी ने खेद व्यक्त करते हुए मुसोलिनी को एक पत्र लिखा और उन्हें बताया कि वो कमला की मौत के बाद ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो किसी से मुलाकात कर सकें। ये पत्र लिखने के बाद नेहरू जी ने भारत लौटने की अपनी यात्रा शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही नेहरू जी अपने कमरे में पहुंचे, उनके पास मुसोलिनी ने अपने एक अधिकारी को भेजा और शाम 6 बजे नेहरू जी के साथ एक बैठक का कार्यक्रम बना दिया। मगर नेहरू जी अपनी बात पर अड़े रहे और मुसोलिनी को दोबारा एक पत्र लिखकर मुलाकात न कर पाने के लिए खेद व्यक्त किया। नेहरू जी ने मुसोलिनी से कहा कि उन्हें इस बात का बेहद दुख है कि वो उनके साथ मुलाकात करने के मौके का फायदा नहीं उठा पाए। इसके बाद नेहरू जी काहिरा, बगदाद होते हुए कराची के जरिए वापस इलाहाबाद पहुंचे और कमला की अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दिया। नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि अपनी जिंदगी के इन्हीं सालों के दौरान वो लगातार हिंदुस्तान को समझने की और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे थे। वहीं नेहरू जी ने भारत को कैसे समझा और इस बारे में उन्होंने अपने विचार कैसे बनाए, ये जानने के लिए आइए चलते हैं अगले एपिसोड की ओर।